देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपके क्वांटम से आया है। कहते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ योर वेव फंक्शन ऑफ टू पी जेड ऑर्बिटल। देखो कोई भी आपका ऑर्बिटल है उसमें दो वेव फंक्शंस होते हैं, एक रेडियल पार्ट, एक है आपका एंगुलर वेव पार्ट। जो आपका एंगुलर वेव पार्ट होता है उसमें आपके थीटा डायरेक्शन की बात की जाती है। और अगर बात की करी जाए आपके टू पी के लिए, तो टू पी के लिए आपका देखो जेड के लिए L1 होता है और m की वैल्यू कितनी है 0। और अगर मैं इसका एंगुलर वेव फंक्शन लिखूं जिसको हम स्पेशल हार्मोनिक से लिखते हैं, तो गामा 10 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, वो कोस थीटा के आता है। ठीक है, तो ये आपका आपको ध्यान में रखने वाली चीजें थी। तो इसी वजह से आपका यहाँ पे बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाता है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है फॉर टू पी जेड, वो कितनी आती है आपकी √3/2। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज फ्रॉम योर केमिकल काइनेटिक्स। कहते हैं आपको 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कहते हैं वो डिके हो रहा है, कितना डिके हो चुका है, मतलब पेंडिंग कितना बचा, डिके होने के बाद इतना बचा इन 200 आवर्स। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ से के निकालना है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना गिवन है 200 इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाई बची कितनी 0.125। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी जो के की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.0103635 पर हार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड ऑन करते कहते कितना टाइम लगेगा ताकि वो कितने पे पहुंच जाए 0.10 ग्राम पे पहुंच जाए, इतना बच जाए। तो अभी आपको टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम किसके इक्वल आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, जो आपने अभी कैलकुलेट किया वो उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 1 ग्राम और बचा कितना 0.1। इसको आप सॉल्व कर लेना, टाइम कितना आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली। जब मैंने सॉल्व किया था तो इसका आंसर आ रहा है 2.222 आवर। ठीक है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आपका बनता है दैट इज योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज फ्रॉम योर आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोलिसिस सॉल्ट के लिए मैंने आपको चार इक्वेशंस बताई थी, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट के लिए जो आपकी पीएच की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी आपका ए ऑप्शन, दैट इज मैंने वहां पे लिखवाया था दैट इज 7 + ½ pKa - pKb। तो इस इन्होंने क्या किया, 7 को क्या लिख दिया pKa, देखो 7 को क्या लिख दिया हाफ ऑफ pKw। देखो pKw की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻14। तो जैसे ही आप इसका pKw लोगे, pKw कितना बनेगा 14, तो साथ में हाफ लगा दिया, तो हाफ ऑफ 14 कितना होता है 7। तो उसको थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया मैनिपुलेट कर दिया। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 19। 19 आया है आपके मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। तो इसमें देखो आपको स्पेक्ट्रा गिवन है, तो आपको बचाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। देखो सबसे पहले देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा मास है वो 123 और 124 है। 124 का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, दैट मींस ये आपकी कोई आइसोटोपिक पीक हो सकती है, दैट कैन बी योर आइसोटोपिक पीक। और जो आपका 123 है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो जो भी आपको गिवन मॉलिक्यूल्स है ना, सभी के मास कैलकुलेट कर लो। देखो इसका बनता है 77 प्लस इसका बनेगा 17, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे कितना बनता है 94, जबकि यहाँ पे कितना है 123। तो ये ऑप्शन रिजेक्टेड। यहाँ पे देखिए 77 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 32, इसको ऐड ऑन कर लो 123 ही बनेगा। तो 123 यहाँ पे गिवन है, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बस आपको मास ही चेक करना होता है इसी तरह से, बाकी का अगर आप मास कैलकुलेट करोगे तो इसके इक्वल नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग चेन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली इन देयर सॉल्यूशन एट अ डेफिनेट कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जो आपके क्राफ्ट टेम्परेचर पे होती है, दैट अकर्स एट योर क्राफ्ट टेम्परेचर। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मिसल्स फॉर्मेशन हो गए भाई। तो 20 का आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 वो आपके पॉलीमर केमिस्ट्री से आया है। कहते हैं कोपॉलीमर, कोपॉलीमर मतलब जिनमें मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं डिफरेंट, आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रीन। आइसोब्यूटाइलिन कौन सा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आइसोब्यूटाइलिन। आइसोप्रीन कौन सा है, ये मैंने आपको इसमें भी करवाया था जब मैंने मॉलिक्यूलर की पॉलीमर की वीडियो क्वेश्चन सीरीज में अपलोड किया था। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होंगे,
जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे जो आपका पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी दैट इज CH2, सी, CH3, CH3। इसके साथ देखो कौन सा कार्बन लग रहा है, दिस वन, तो यहाँ पे बनेगा आपका CH2, साथ में कार्बन है, कार्बन के ऊपर लगा है CH3। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहाँ पे क्या है आपका CH, साथ में क्या है आपका यहाँ पे CH2। तो ये आपका पॉलीमर बन गया, इसको हम बोलते हैं आपका ब्यूटाइल रबर, इसको हम बोलते हैं आपका ब्यूटाइल रबर। तो आंसर क्या बनेगा 21 का आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, कहते अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो कार्बोकेटाइन है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है आपके भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इनहांस कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपका है OCH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने मैसोमेरिक इफेक्ट से कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। NO2, NO2 क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण ये तो आपके पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करेगा। तो आपका जो सेकंड है वो तो सबसे कम में आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका आया है क्वेश्चन किससे, आपके कीटोन में से। तो देखो करना कुछ भी नहीं था, बेस था, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ से H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही इसने H को अब्स्ट्रैक्ट किया, जैसे ही इसने H को अब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या बन गया आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बन गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने क्या करना है, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना है, और देखो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बनेगा CH3, CH, इसमें OH बना, साथ में क्या आया आपका CH, इसके साथ क्या लगे आपके दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हैं। अब आप क्या कर रहे हो, हीट, हीटिंग से मैंने बताया था आपको, एक तो वाटर निकलता है, और साथ में हीटिंग से यहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी, एक मोल ही निकलेगा, तो यहाँ से CO2 गैस भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे बचा क्या, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, C, डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे आपका ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं क्रूटोनिक एसिड, इसको हम बोलते हैं आपका क्रूटोनिक एसिड। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, कहते बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको अल्काइल हैलाइड मैंने जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक में उसमें भी करवाया है। इसका आंसर क्या आएगा आपका गैब्रियल पैथैलेमाइड सिंथेसिस। ये सिर्फ आप अपने 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की फॉर्मेशन के लिए ही यूज करते हो। इसमें क्या है, पैथैलेमाइड की रिएक्शन आप करवाते हो अपने प्राइमरी हेलो एल्केन कंपाउंड से, और वहां से आपकी प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड, है ना। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए कि आपका जो है NaCl है प्लस आपका सिल्वर नाइट्रेट है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, और आपका सॉल्ट बनेगा NaNO2। तो यहाँ पे देखिए NaCl के कितने मिलीमोल्स हैं, काउंट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे NaCl के कितने मिलीमोल्स बनेंगे आपके 0.0125 मिलीमोल्स बनेंगे। और अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपने मोल्स तो कैलकुलेट कर दिए, वॉल्यूम कितना है 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 50। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट के कितने हैं, मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितने मिलीमोल्स बन के 0.25 डिवाइडेड बाय 50, ये इनकी कंसंट्रेशन आ गई, ये क्या बन गई इनकी कंसंट्रेशन। तो NaCl की कंसंट्रेशन कितनी आई है भाई 0.0025 मोलर, और आपके AgNO3 की कंसंट्रेशन कितनी आई है 0.005 मोलर। तो यहां से आप इनका आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, आयनिक प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आयनिक प्रोडक्ट में Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इनकी कंसंट्रेशंस को, जब आप इनकी कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना बनेगा 12500 इंटू 10⁻⁻10। देखो इसको आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर करो आपके KSP के साथ, तो जैसे ही आपने कंपेयर किया आप देख पा रहे हो कि आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू KSP। और जब भी ये केस होता है कि आपके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आती है तो वहां पे आपकी प्रेसिपिटेशन अक्कर होती है, वहां पे क्या होगी आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, और प्रेसिपिटेट कौन करता है आपका सिल्वर क्लोराइड। तो आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 26 कहते फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3p। तो 3p देखो p ऑर्बिटल है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 और m की वैल्यू कितनी होती है -l2 प्लस l। तो l 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 0 +1। तो आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 कहते ईएसआर स्पेक्ट्रम है ट्राइफिनाइल मिथाइल का। सबसे पहले ट्राइफिनाइल मिथाइल बना लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ट्राइफिनाइल मिथाइल। दिस इज द ट्राइफिनाइल मिथाइल। ईएसआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कहते हैं कितनी लाइंस देंगे, ध्यान रखना। देखो मैं जिन भी 1 लिख रहा हूँ वो हाइड्रोजन एक सा बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके ये वाले 6 हाइड्रोजन है वो एक सा बिहेव करेंगे और 6 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कितनी लाइंस मिलेंगी 2ni+1। तो 2n कितने हैं 6, आई कितना होता है हाफ +1। तो यहाँ से कितनी बन गई 7। तो हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 लाइंस आ गई। अब देखिए नेक्स्ट पे चलिए। अब आप मेटा पे चलिए तो मेटा वाली हाइड्रोजन कितनी है 2 4, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल हैं और 2 6। तो इनकी वजह से 6 की वजह से कितने सिग्नल आएंगे 7। अगेन अब देखिए पैरा वाले कितने हैं देखो 1, ये भी पैरा वाला है 2 और 3। तो तीनों आइडेंटिकल हैं तो 3 की वजह से कितने मिलेंगे आपको सिग्नल 4। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कि तो कितनी लाइंस मिलेंगी 196। तो 27 का आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है 27 का आंसर क्या बनता है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा गया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको 3s के लिए कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आपको 3s के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 3p आपका इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1। तो 1 और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेम में आपका 0.35 प्लस नीचे देखो आपके n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और नीचे वाले शेल में कितने कंट्रीब्यूशन करते हैं वो 0.85। उससे छोटा देखो n-2 शेल। तो n-2 में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो वो सभी कितने कंट्रीब्यूट करते हैं आपका 1। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लेना। जो भी आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस की वैल्यू आएगी, मान लीजिए जितनी भी वैल्यू आपकी आती है वो आएगी आपकी आई थिंक 9.15 आएगी। तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करते हो एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो एटॉमिक नंबर है 16 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 9.15। तो इसका आंसर कितना बनेगा 6.85। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 29 वो आपके सरफेस केमिस्ट्री से आया हुआ है। कहते हैं x/m क्या रिप्रेजेंट करता है आपके मास ऑफ अब्सॉर्बेंट जो आपका अब्सॉर्बेंट पे अब्सॉर्ब हुआ है। a एंड b आपके कांस्टेंट है, p आपका प्रेशर है। कहते हैं उसको लैंगुएर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के एक्सप्रेस में कीजिए। तो इस केस में देखो कैसे आता है, क्या इक्वेशन होती है आपकी x/m। देखो किसके इक्वल होता है आपका एडसॉर्प्शन दैट इज इक्वल्स टू kp डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी के इक्वल आता है। तो यहाँ पे के और पी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया विद सिंबल ए एंड बी। तो ए पी बाय 1 प्लस बी पी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको रेसिप्रोकेट कर दो। जैसे ही इसको रेसिप्रोकेट करोगे ये क्या बन गया 1/AP प्लस बीपी बाय एपी। तो देखो पी से पी कैंसल, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। और ये इक्वेशन अगर आप मैच करोगे तो आपका बी ऑप्शन है। अगर इसको मैच करोगे ये आपका ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 30 क्रॉस कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। देखो क्रॉस का मतलब होता है कि एक कॉन्जुगेशन इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर का मतलब कॉन्टिन्यूसली एक ही सीरीज में जा रही है, एक ही साइड पे जा रही है, एक ही डायरेक्शन पे जा रही है। क्रॉस का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपकी प्रोसीड कर रही है। यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन इधर से भी हो रही है और इधर से भी हो रही है। तो यहाँ पे आपकी क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपकी कॉन्जुगेशन है बिल्कुल एक ही सीरीज में चल रही है, एक ही लाइन में चल रही है कॉन्टिन्यूअस मैनर में। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस मैनर में चल रही है। पर बी ऑप्शन में एक इधर से कॉन्जुगेशन और एक इधर से कॉन्जुगेशन हो रही है। तो आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 कहते डिसोल्यूशन कर रहे हो आप अपने अमोनियम एसिटेट का, वो स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा आपका
नेगेटिव होता है। और जब भी आपका कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो आपकी वहां पे एंट्रोपी का चेंज शुड बी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी में डेल्टा जी तो आपका नेगेटिव है, तो यहाँ से तो हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और एंट्रोपी का चेंज शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तो आंसर ये बचा। नेक्स्ट में लिखा, कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज कर रहा है। तो देखो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, मतलब फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। फॉरवर्ड की तरफ कब जाती है, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो ये कब कंडीशन कौन सी रिएक्शन में होता है, ये आपके एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाने से आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ जाती है। ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर जब करवाया था उसमें भी बताया था क्वेश्चन सीरीज में। तो यहाँ पे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। कहते हैं आपकी डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ है, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम है। कहते सरकमफ्रेंस बताइए क्या होता है। देखो सरकमफ्रेंस क्या होगा आपका, दैट इज योर पैरामीटर ना, पैरामीटर ऑफ ऑर्बिट सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, 2 पाई आर की वैल्यू क्या बतानी है आपको, वहां पे बतानी है। तो देखो जब भी आपका कोई भी सिस्टम है वो आपका कंप्लीट कर रहा है डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ को, तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होना चाहिए, आपके वेवलेंथ कंप्लीट होल नंबर वेवलेंथ होके इक्वल होना चाहिए। देखो मान लीजिए ये है, तो एक वेव ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फोर्थ और फिफ्थ। जब ये वेव पूरी होगी तभी आपका जो ये सर्कल है वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। तो आपका यहाँ पे एन लैम्डा की इक्वल होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू शुड बी अ होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए अब आपको फोर्थ ऑर्बिट की बात की गई है, उसकी डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ आपको 4 एंगस्ट्रॉम दी है। तो यहाँ पे एन वैल्यू कितनी है, फोर्थ ऑर्बिट है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी दी है, लैम्डा 4 है। तो आंसर कितना बन गया, 16 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। डिस्टेंस जो आपका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो आपके एन लैम्डा के इक्वल होगा, तभी वो आपका पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 33, कहते विच कंपाउंड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कली एंड आयोडीन। ये तो मैंने क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड में इतनी बार करवाया आपको क्वेश्चन सीरीज में, कि आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन क्या है, या तो आपके सिस्टम में मिथाइल कीटोन प्रेजेंट हो, या आपके सिस्टम में इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो एसीटोन है भाई, एसीटोन में आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो ये देगा। इथेनॉल, इथेनॉल में आपका CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी देगा। आपका डाईथाइल कीटोन, देखो डाईथाइल कीटोन में आपका ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है CH3CO, तो ये नहीं देगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भी आपका ग्रुप प्रेजेंट है CH3CHOH, तो आपके सभी देंगे एक्सेप्ट सी ऑप्शन। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे 33 का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, दैट इज हॉट टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हॉट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हॉट टेम्परेचर को सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना बनेगा 373 माइनस 298 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 373। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कितना बनेगा, 20%। आंसर कितना बनेगा अब आपका, 20%। तो 34 का आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, फॉर्मूला लिखवाया था। आपको वेव नंबर की वैल्यू गिवन है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो वेव नंबर क्या होता है आपका, 1/2 पाई C स्क्वायर रूट ऑफ योर फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिड्यूस मास। ध्यान रखना है यहाँ पे पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप C की वैल्यू क्या लोगे, पर सेंटीमीटर लोगे। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो किसके इक्वल है, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 1/2 इंटू 3.15 इंटू कितना गिवन है आपको, यहाँ पे आपका स्पीड कितनी लोगे, 3 × 10⁻⁻10 लोगे, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, रिड्यूस मास आपको गिवन है। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अप्रोक्सीमेटली जो के की वैल्यू है वो आती है 3993.138 आती है यहाँ पे न्यूटन पर मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है वो आपका 4000 के आसपास आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, देखो क्वेश्चन नंबर 36 अगेन जिसको पता होगा वही बता सकता है। द रेशियो बिटवीन ऑर्थो एंड टू पैरा हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो इसका आंसर है आपका 3:1। 3:1। देखो ऑर्थो का मतलब और पैरा का मतलब क्या है। ऑर्थो का मतलब क्या है, जैसे आपने हाइड्रोजन आपका मॉलिक्यूल है H2, तो अगर आपके हाइड्रोजन के दोनों जो एटम्स हैं वो पैरेलली अलाइंड हैं, उसको हम बोलते हैं आपका ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर वो एंटी पैरेलल अलाइंड हैं, उसको हम बोलते हैं आपका पैरा हाइड्रोजन। और ऑर्थो की प्रोबेबिलिटी होती है 75%, पैरा की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 25%। देखो अब ये तो जिसको पता होगा वही बता सकता है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 3:1, दैट इज योर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 कहते आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा फास्ट विद AgNO3। देखो AgNO3 के साथ वो हैलाइड रिएक्ट करता है जो बहुत ही जल्दी से आपका AgCl का प्रेसिपिटेट बना दे। दैट मींस वो एल्काइल हैलाइड जिसमें आपका जो कार्बोकेटाइन है वो क्या हो आपका स्टेबल हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो क्या मिलेगा Ag पॉजिटिव और यहाँ से क्या निकलेगा Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव जब निकलेगा तो आपके सिस्टम पे क्या बनाएगा कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट आपकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन, बिकॉज ये क्या है आपका टर्शरी है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं आपके सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो ये आपके बहुत ही स्लो रिएक्ट करेंगे। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 कहते विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज सेम CFSC मैग्नीट्यूड फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखो मैं जो आंसर है उसका बता देता हूं। इसका आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन D4 एंड D9। देखो D4 में कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें देखिए आपके 3 इलेक्ट्रॉन है नीचे, उसकी एनर्जी कितनी कम होती है 0.4। और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी 0.6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना बनेगा -0.6 डेल्टा नॉट। अगर मैं D9 की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कीजिए 2 4 6 7 8 और 9। तो 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी कम होगी 0.4 से, और 3 की कितने से बढ़ जाएगी 0.6 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -0.6 डेल्टा नॉट। दोनों की सेम आ रही है, तो आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 कहते एक सोल्यूशन है, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। कहते कंटेनिंग इतना उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है 10 ग्राम वाटर में जो इतने पे बॉयल हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या लगना था आपका, आपका लगना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर Kb/m। तो देखो आपका कितने का चेंज हुआ, आप देखो बॉयल कितने पे करता है वैसे 100 पे, तो कितने का चेंज आया आपका 0.975। आई वैल्यू आपको पता नहीं है वो कैलकुलेट करनी है। Kb वाटर के लिए Kb की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.52 कैल्विन kg/मोल। और आपको मोलल है दैट इज योर m की वैल्यू क्या होती है दैट इज द मास ऑफ योर सल्यूट इनटू 1000। जब मैंने करवाया था उसमें मैंने बताया था फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय मास ऑफ योर सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ योर सल्यूट। तो मोलर मास सल्यूट का कितना बनेगा 164। तो यहां से जब आप आई की वैल्यू को सॉल्व कर लोगे ना तो आंसर कितना बनेगा 2.5। अब देखो आई की वैल्यू आपकी आई है 2.5 और सॉल्ट क्या है कैल्शियम नाइट्रेट। तो अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट को ब्रेक करूं डिसोशिएट करूं तो ये क्या बनेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट। तो मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में इसका 1 मोल हुआ, ये 0 0 होंगे। तो अगर ये एक्स डिसोशिएट किया तो ये कितना बनेगा कैल्शियम एक्स बनेगा और ये कितना बनेगा आपका 2x। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है जितना आपका बच गया इक्विलिब्रियम पे वो, और स्टार्टिंग में कितना था डिवाइडेड बाय दिस वन। स्टार्टिंग में कितना लिया था 1। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया आपके 1 + 2x के। तो आई की वैल्यू कितनी है 2.5, यहाँ पे इसको रखो 2.5 इक्वल टू 1 + 2x। इसको आप सॉल्व कर लेना भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.75। तो आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग के लिए हम आपका क्लोरीन यूज करते हैं, तो इसका आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन तो डिट्टो सेम आया हुआ है आई थिंक। पूछ रहे हैं द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, मतलब आपको ऑर्डर बताना है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो मैंने बताया था जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ योर नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है वो आपका
रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे लिथियम है, लिथियम कितनी वैल्यू होती है -3.5, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो वाई सबसे पहले आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका वाई सबसे पहले पे है, तो 41 का आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज योर बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, है ना। तो इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले बैकमैन अरेंजमेंट में आपका ना एसिड आता है। तो एसिड डाला है जैसे आपने, तो एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको क्या कर देगा भाई, प्रोटोनेट करेगा। जैसे ही ये प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे वाटर बना, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा सिस्टम से। अब देखो जैसे ही यहाँ से वाटर बाहर निकलने लगेगा, जैसे ही वाटर यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, ये आपके क्या करेंगे, ये इस तरफ शिफ्ट करेगा आपके फिनाइल की तरफ। और जो ये बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे देखो बनेगा क्या, फिनाइल। नाइट्रोजन फिनाइल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है वो आपके ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दो तो पहले से थे। अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और कार्बन के साथ देखिए आपका CH2, और फिनाइल ग्रुप क्या है आपका, अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसमें वाटर है, वाटर जो निकला था बाहर, वो क्या करेगा, आपके कार्बन पे अटैक करेगा और आपके बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पीएच, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, सी पे साथ क्या आएगा आपका, OH ग्रुप आ जाएगा, साथ में क्या है, CH2TH। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका टोटोमेरिज्म बनेगा। तो इसका टोटोमर बना दो। टोटोमर जैसे ही बनाओगे, यहाँ पे क्या बनेगा, NH, C डबल बॉन्ड O, CH2TH। नेक्स्ट स्टेप में देखो साथ में हाइड्रोलिसिस दे रखा है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, मैंने बताया था, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ वाटर का पॉजिटिव पार्ट ले लेगा, और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के लिए आपका क्या कर लेगा, वाटर का नेगेटिव पार्ट ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगी आपकी एनिलीन बन जाएगी, और साथ में क्या बनेगा आपका, PH, CH2, C डबल बॉन्ड OH, एसिड बनेगा। एंड दैट इज योर फिनाइल एसिटिक एसिड। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, कहते हैं जिंक किसमें प्रेजेंट होता है। देखो आपके साइटोक्रोम, परऑक्सीडेज, इन सब में, और नाइट्रोजिनेस, इनमें जनरली आपका क्या होता है, आयरन होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, और एक होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेस। कार्बोक्सी पेप्टिडेस, इनमें आपका क्या है, जिंक प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन फिर से आया। कहते हैं फाइंड केपी फॉर योर रिएक्शन। देखो केपी और केसी का रिलेशन दे रखा है। केपी और केसी का रिलेशन क्या है, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में गैशियस कितने ने, 2 + 1 3, माइनस नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट कितने ने, 2। तो 3 - 2 मतलब 1, दैट मीन्स केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर 1। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन गया, केपी इक्वल टू KC/RT। तो 44 का आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के लिए हम जनरली आपके अमोनिया के जो होते हैं कैटलिस्ट, उनको यूज करते हैं। अमोनिकल सोल्यूशन को एज अ कैटलिस्ट की तरह वहां पे यूज किया जाता है। तो 45 का आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन KP/KC से है। तो यहाँ से पहले सबसे पहले डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लो। तो जैसे ही डेल्टा एनजी कैलकुलेट करोगे, रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं आपके प्रोडक्ट में, 1, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 + ½ कितने हैं, 3/2। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, -½ तो रिलेशन क्या है, केपी इक्वल टू केसी आरटी दी पावर -½ तो दैट मीन्स क्या बन गया, केपी डिवाइडेड बाई केसी। इसको डिवाइड कर लिया, आरटी की पावर -½ को क्या लिख सकते हैं, 1/√RT। तो आंसर क्या बनेगा 46 का आपका, बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, कहते हैं इसका, देखो ये कीटो फॉर्म में है, कहते हैं इसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्यों। देखो इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दिस इज योर इनोल फॉर्म, दिस इज योर इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म में देखो ये क्या है आपका, 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, स्टेबल। ये आपकी 6 मेंबर रिंग बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और ये स्टेबल हो जाता है। तो इसी वजह से इसका जो इनोल का कंटेंट है वो ज्यादा आता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 48 आपके सॉलिड स्टेट से है। मिलर इंडिसेस गिवन, आपको मिलर इंडिसेस बतानी है क्रिस्टल की जिनके इंटरसेप्ट आपको गिवन है। तो जैसे ही आपको मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कर लो रेसिप्रोकल कर दो आपके इंटरसेप्ट का। तो रेसिप्रोकल कितना बन गया, 1/6, 1/3, 1/3। और अब इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सभी को किस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1 में कन्वर्ट, ये आपके 2 में, और ये भी आपके 2 में। तो आपका मिलर इंडिसेस कितना बन जाएगा, 1 2 2। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 कहते हैं स्टैंडर्ड कैल्यूमल इलेक्ट्रोड में कौन सा आपका प्रेजेंट नहीं होता। तो स्टैंडर्ड कैल्यूमल इलेक्ट्रोड में आपका मरकरी, आपका मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, और आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है KCl का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता, ये दैट इज योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, the hydroxide of an element A shows reaction with both acid and bases, एलिमेंट A क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका बेरिलियम, क्योंकि जो आपका बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपके बेस, आपका जो बेस की तरह एक्ट करेगा, आपके एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म योर बेरियम क्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर। और साथ ही आपके NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, that can also react with your NaOH के साथ react कर सकता है to form your Na2BeO2 प्लस 2 वाटर। तो दैट मीन्स ये आपका एसिड की तरह और बेस की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो 50th का आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। आई होप आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स केमिस्ट्री में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स केमिस्ट्री से बनते हैं। और आज का सोल्यूशन वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी वीडियो को देख सके और अपने आंसर को मैच कर सके। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।